अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एम रॉद। दोस्तों, दो अहम चीज़ों पर बात करने जा रहे हैं। पहला बात करेंगे कि कुछ मीडिया ओसेंट अकाउंट्स की तरफ से ये क्लेम किया जा रहा है कि पाकिस्तान, चाइना और तुर्किया मिलकर एक न्यूक्लियर सबमरीन बनाने जा रहे हैं। इसकी रियलिटी क्या है? और दूसरा बात करेंगे कि बांग्लादेश एयरफोर्स शायद इंडिया की जो सबसे बड़ी तरंग शक्ति 2024 एक्सरसाइज है इसका पार्ट ना बने और इसके पीछे मुहर्रकात क्या हो सकते हैं उस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम पहले टॉपिक की तरफ आ जाएं तो मुख्तलिफ ओसेंट अकाउंट्स यानी कि ओपन सोर्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स वो ये क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान, तुर्किया और चाइना मिलकर एक न्यूक्लियर सबमरीन बना रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि न्यूक्लियर सबमरीन होती क्या है। नॉर्मल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन या जिन्हें कन्वेंशनल सबमरीन कहा जाता है, इनमें डीजल इलेक्ट्रिक इंजन यूज होते हैं जो कि नॉर्मल फ्यूल को यूज करते हैं, डीजल को यूज करते हैं। जबकि जो न्यूक्लियर सबमरीन होती है इसका मतलब ये नहीं होता कि ये न्यूक्लियर मिसाइल लेकर जा सकती है। न्यूक्लियर सबमरीन का मतलब होता है कि ये न्यूक्लियर रिएक्टर पर चलती है और चूंकि ये न्यूक्लियर रिएक्टर पर चलती होती है तो इसे नॉर्मल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन की तरह बार बार सतह समुद्र पर नहीं आना पड़ता ऑक्सीजन गैदर करने के लिए, या बार बार चूंकि डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को फ्यूल ज्यादा चाहिए होता है कम अरसे में तो उन्हें बार बार रिफ्यूल करना पड़ता है। लेकिन न्यूक्लियर सबमरीन की जो इंड्योरेंस होती है वो बहुत ज्यादा होती है, कई कई महीने कई कई साल तक भी ये जा सकती है और इन्हें बहुत ज्यादा ऑक्सीजन लेने के लिए भी बार बार सतह समुद्र पर नहीं आना पड़ता है, जिसकी वजह से ही ज्यादा स्टेल्थी होती हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये भी चीज़ अहम याद रखने वाली है कि ये कॉस्टली होती हैं, ये महंगी होती हैं काफ़ी ज़्यादा, और ये डिज़ाइन में और अपनी टनेज के लिहाज से जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हैं उनकी निस्बत बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं। ये बड़े ऑफेंसिव वेपन्स को कैरी कर सकती हैं, इवन ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स तक को भी कैरी कर सकती हैं। अगर मैं मिसाल दूं तो चाइनीज़ टाइप 94 सबमरीन्स जो हैं वो JL2 और JL3 इंटर कॉन्टिनेंटल सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स को कैरी कर सकती हैं। अब दोस्तों हम इस खबर की तरफ आ जाते हैं जो ये क्लेम कर रहा है कि तुर्की, चाइना और पाकिस्तान मिलकर सबमरीन बना रहे हैं। तो इस खबर में कोई ऐसा सदाकत नहीं लगती। उसकी वजह यह है कि तुर्की और चाइना आपस में मिलकर कोई ऐसा कोऑपरेशन नहीं करते। तुर्की जो ज्यादा इत्तेहादी है वो चाइना के एनिमी कंट्री ताइवान का है। ताइवान को इवन कुछ वेपन्स वगैरह भी सेल किए तुर्किया ने। और उसके अलावा तुर्किया चाइना में मौजूद जो मुस्लिम माइनॉरिटीज हैं उनके बारे में आवाज उठाता है, जिसको लेकर चाइना तुर्किया पर तनकीद करता है। तो ये कुछ ऐसे टिपिकल जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं जिसकी वजह से चाइना और तुर्किया के दरमियान थोड़ी सी अनबन रहती है। ये कोई बहुत बड़ा स्टैंड ऑफ नहीं है चाइना और तुर्किया के दरमियान, लेकिन एक पोटेंशियल रिफ्ट जरूर मौजूद है। इन तमाम चीजों में चलते पाकिस्तान एक ब्रिज का काम करता है चाइना और तुर्किया के दरमियान। आने वाले वक्त में ऐसा पॉसिबल हो सकता है, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है कि पाकिस्तान, तुर्की और चाइना मिलकर कोई न्यूक्लियर सबमरीन बनाएं। लेकिन न्यूक्लियर सबमरीन पाकिस्तान नेवी के लिए जरूरी है और इवन तुर्किया भी फ्यूचर में देख रहा है कि वो न्यूक्लियर सबमरीन को एक्वायर करेंगे। आइदर वो TOT के तहत एक्वायर करें या खुद फिर लेटर ऑन उस पर काम करें। लेकिन तुर्की के भी प्लान्स हैं, पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं फ्यूचर में 2030-35 तक ये देख रहा होगा कि न्यूक्लियर सबमरीन को अपने बहरी बेड़े में लेकर आया जाए, क्योंकि अपने नेवल रूट्स की प्रोटेक्शन के लिए और नेवल एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की प्रोटेक्शन के लिए फ्यूचर में आपको न्यूक्लियर सबमरीन की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि इंडिया एक्सपेंशन कर रहा है अपनी नेवल फ्लीट की, और उसके साथ साथ जो इस वक्त रेड सी की सिचुएशन है और उसके अलावा खलीज फारस की जो सिचुएशन है, आने वाले वक्त में यहाँ जिस तरह टेंशंस बढ़ेंगी तो पाकिस्तान नेवी को एक मजबूत नेवल आर्मरी की जरूरत होगी जिसमें न्यूक्लियर सबमरीन एक अहम किरदार अदा करेगी। अब दूसरे टॉपिक की तरफ आ जाएं तो दूसरे टॉपिक में हम बात करेंगे इंडिया की तरंग शक्ति 2024 एक्सरसाइज की, जिसमें बहुत से कंट्रीज हिस्सा ले रहे हैं। इंग्लैंड, जर्मनी, स्पेन, अमेरिका और बहुत से दूसरे कंट्रीज। यहाँ बुनियादी तौर पर बात यह भी की जाती थी कि बांग्लादेश अपने MiG-29 फाइटर एयरक्राफ्ट को भेजेगा, लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स ने इसके बारे में कुछ शैडो कास्ट किए हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक बांग्लादेश शायद अपने MiG-29 एयरक्राफ्ट नहीं भेजेगा। रिसेंटली बांग्लादेश में प्रो इंडिया हसीना वाजिद की हुकूमत जाने के बाद इस वक्त अनरेस्ट की सिचुएशन मौजूद है और शायद इसी वजह से बांग्लादेश अपने MiG-29 फाइटर एयरक्राफ्ट को इंडिया में होने वाली इन एक्सरसाइज में नहीं भेजेगा। ये एक्सरसाइजेज अगस्त और सितंबर 2 महीना चलेंगी और इसमें इससे पहले दूसरे कंट्रीज भी एक्सपेक्टेड थे, वो भी नहीं आए। जैसे इजराइल एक्सपेक्टेड था, रशिया एक्सपेक्टेड था और दूसरे कुछ कंट्रीज भी थे जिनके बारे में तवक्को थी कि वो इस इंडियन एक्सरसाइज का पार्ट बनेंगे और इंडिया बहुत बड़े पैमाने पर एयर वॉरफेयर एक्सरसाइजेस कंडक्ट करेगा। लेकिन कुछ कंट्रीज इस एक्सरसाइज में नहीं आ रही, उस पर हम सेपरेट वीडियो बना सकते हैं अगर आप चाहें तो। लेकिन बांग्लादेश का इस एक्सरसाइज में काइनेटिकली पार्ट ना लेना ये कुछ क्वेश्चंस भी रेज कर रहा है। सबसे पहली चीज तो जो इंडिया का इससे पहले इन्फ्लुएंस होता
होता था बांग्लादेश में, उसमें कमी आई है। कई लोगों के नजदीक ये एक बड़ी वजह है जिस वजह से बांग्लादेश अपने फाइटर जेट्स को डायरेक्टली नहीं भेजेगा इंडिया। कुछ लोगों के नजदीक बांग्लादेश में अनरेस्ट की सिचुएशन इसकी सबसे बड़ी वजह है। और उसके साथ साथ यहाँ एक तीसरी पॉसिबिलिटी ये भी कही जा रही है कि बांग्लादेश अपने फाइटर जेट्स को तो नहीं भेजेगा, लेकिन एक ऑब्जर्वर के तौर पर इस एक्सरसाइज का हिस्सा रहेगा, जो कि एक कागजी कार्रवाई ही आप समझ सकते हैं। सो ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।